नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां आने वाली चुनौती के लिए तैयार हैं। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं के लिए खुद को साबित करने का शायद ये आखिरी मौका है। डालते हैं एक ऐसे ही नेताओं पर नजर और फिर इस खास कार्यक्रम लोकतंत्र में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ खास मेहमानों के साथ। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। पिछले 6 महीने में 6वीं बार मध्य प्रदेश पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के लिए चुनावी सौगातों की बौछार कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के सागर के बीना से प्रदेशवासियों को 50,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगातें दी। मोदी ने बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रखी। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली शिलान्यास भी किया। इस दौरान चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन पर जारी सियासी विवाद को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनकी नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की, भारतीयों की आस्था पर हमला करने की नीति है। ये लोग सनातन परंपरा को समाप्त करने की सोच रहे हैं। जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सनातन मुद्दे पर बोलकर ये जता दिया कि अब 2024 में इस मुद्दे को बीजेपी ब्रह्मास्त्र के तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। बीजेपी जानती है कि इस मुद्दे पर लगातार हमलावर होने से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ सकती है। बुधवार को जिस तरह आम आदमी पार्टी का बयान सनातन मुद्दे पर आया, वो क्लियर इंडिकेशन है कि अगर ये मुद्दा गर्म होता है तो इंडिया से कई दल छिटक सकते हैं। इसके साथ ही हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में मदद मिलेगी, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में, जहां कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। वहीं सागर के बीना में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। मोदी ने कहा, मध्य प्रदेश की पहचान देश के सबसे खस्ता हाल राज्यों में थी। आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश में राज किया, उन्होंने भ्रष्टाचार अपराध के सिवा कुछ भी नहीं किया। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन बनाया है। कुछ लोग इसे गठबंडिया गठबंधन भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के बाद पीएम मोदी का काफिला दूसरे चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कोडातराई में विजय शंखनाद रैली की सभा को संबोधित किया। इस दौरान रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए लगभग 6,350 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखने और कार्यक्रम के दौरान 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्डों का वितरण करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोडातराई में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पीएम मोदी ने बघेल सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। कांग्रेस जिस तरह घोटालों की राजनीति करती है, उसमें सिर्फ उसके नेताओं की तिजोरी भरती है। भरती है ना, लूट रहे हैं ना। गरीब कल्याण में भले पीछे हो, लेकिन भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत भी जमकर हुई।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का विरोध किया। इस दौरान हाथों में मोदी सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां और नारेबाजी करते कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जीत सुनिश्चित करने के साथ साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लक्ष्य बनाकर चल रही है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में चुनावी वर्ष में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है। यही वजह है कि अगले 15 दिन के भीतर वो 2 बार छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। रायगढ़ में दौरे के बाद दूसरा दौरा 28 सितंबर को फिर से है। बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ में निकाली जा रही है परिवर्तन यात्रा के समापन के दिन बिलासपुर में प्रधानमंत्री की सभा होनी है। साफ है, पीएम का हर दौरा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की यहाँ कोशिश करेंगे कि दांव पर दिग्गजों की साख ऐसे कौन कौन से दिग्गज है जिनको लगता है कि उनके पास अब आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का। बात एमपी की भी होगी, छत्तीसगढ़ की भी होगी और राजस्थान की भी होगी। और 5 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिनको ऐसा लगता है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस विषय पे आज तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। विष्णुप्रिया जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और राजलक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा देवेंद्र प्रमुख जी आपसे ही है। सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, क्या लगता है कि आखिरी मौका कौन कौन से नेताओं के पास है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं? राजनीति में कभी कोई आखिरी मौका होता नहीं है। और जिस तरह से आपने कहा कि आखिरी मौका नहीं है, ये नेताओं की देखिए जिम्मेदारी होती है। जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो सीनियर नेता होते हैं, उन पर थोड़ा लोड होता है चुनाव, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी टीम की कैप्टनशिप की वजह से। लेकिन मैं कहता हूँ कि तीनों राज्यों में नहीं, 5 राज्यों में बहुत शानदार तरीके से हम वापसी कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, सब जगह जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी, क्या मध्य प्रदेश में बात करें या उससे पहले छत्तीसगढ़ में भी जाए, जिस तरह काम किए गए थे। और पूर्व की सरकार जो आज की वर्तमान की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी काफी कांटे की टक्कर रही थी चुनाव में। कहीं भी किसी चुनाव में हम पकड़ने के बाद भी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि हमें ज्यादा पीछे हटना पड़ा। बड़ी बात यह है कि आप राजस्थान की भी बात कर ले, वहां भी ऐसे रहा। और 2014 के बाद कुछ परिस्थितियां बदली है राजनीति में, चाहे वो कांग्रेस रही हो या विपक्षी पार्टी रही हो। भारतीय जनता पार्टी के सामने बुरी तरह से उनका हार का सामना करना चाहिए। और वो बुरी तरह से जब हारते हैं तो अपने आप को खड़ा करने में बड़ा समय लगता है। हम खड़े हैं ना, वोट परसेंटेज को कोई कहीं दिक्कत किसी राज्य में हमें। आपको तो बैठा दिया था सर मध्य प्रदेश में, आप फिर से खड़े हो गए। आपको तो मध्य प्रदेश में जनता ने बैठा दिया था, उस बात को भूल नहीं सकते ना। लेकिन उसके बाद फिर आप खड़े हो गए। वो कैसे खड़े हुए तो जनता ने भी देखा। लेकिन रत्नाकर सिंह जी तो कह रहे, देखिए हम तो तीनों राज्यों में सरकार बना रहे हैं, वापसी हो रही है हमारी। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि जनता आपको चुनेगी? क्यों आपको ऐसा लगता है कमलनाथ पे विश्वास किया जाएगा, दिग्विजय सिंह पे विश्वास किया जाएगा? क्यों आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान में तो जो रिवाज है बदल जाएगा? क्यों ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में फिर आप रिटर्न कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं? नेहा जी, देखिए, हमारे बड़े भाई जो देवेंद्र प्रमुख जी हैं, जो बड़े सरल और बड़े अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। और मैं यही कहूंगा कि इंसान अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत पार्टी में। और शायद अगर भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीजों के बारे में अगर ये जानते कि अंदरूनी चीजों के बारे में, ये तो जनता से जुड़े हुए हैं लोग, जो पार्टी के अंदर संगठन में क्या क्या चल रहा है शायद इनको बहुत अंदर तक जानकारी नहीं रहती है। क्योंकि ये सरल स्वभाव के हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, तो अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, एक चीज कहना मैं चाहूंगा कि 2018 में भी जब चुनाव हुआ था तो इन 5 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी।
और जो भी सरकार इन्होंने बनाया वो ऑपरेशन लोटस के तहत बनाया और जनता के जनादेश का अपमान किया और नोट तंत्र के बदौलत जो है ये लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश की और कोशिश ऐसी रही कि भ्रष्टाचार युक्त सरकार हो गई, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे कर्नाटका की हो। ये जहाँ जहाँ भी सरकार बनाए वहाँ पे भ्रष्टाचार की बुनियाद पे बनी। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं ना, मध्य प्रदेश की पहले बात करते हैं। अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा। आपने कहा, मैं इनकी ही बातों पे कर लेता हूं और साबित करने वाली बात आपने कही, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने केंद्रीय मंत्रियों सहित 7-7 सांसदों को एक एक राज्य में उतार रही है। आखिर में साबित क्या करना चाहती है? वो साबित यही करना चाहती है कि किसी भी प्रकार उनकी रही सही जो इज्जत है वो बची रहे। इसलिए इनको कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं और कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से जो है ये अपने केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को उतार रहे हैं। अब ये बताइए नेहा जी, जो व्यक्ति अभी 7 सांसद राजस्थान में, 7 सांसद मध्य प्रदेश में, जो व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र में सालों से कार्यरत है और इस उम्मीद में कार्यरत है कि उसको विधानसभा का कांग्रेस को क्या दिक्कत बताइए ना? आपके पास सांसद नहीं है तो आप नहीं उतार पा रहे हैं, जिनके पास है वो उतार रहे हैं। वो उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, उनकी पार्टी की चॉइस हो सकती है, उसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत? नहीं नेहा जी, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को क्या दिक्कत होगी? अभी सी वोटर्स का सर्वे आया और सी वोटर्स के सर्वे में भी आपने देखा ना कि तमाम राज्यों में हमारी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम तो सिर्फ इनकी सच्चाई बताना चाहते हैं, लोगों के बारे में जा करके, लोगों को यहाँ जा करके। और नहीं, वो सच्चाई भी तो जनता ने देखी है ना रत्नाकर सिंह जी, वो सच्चाई भी तो देखी है कि सरकार तो आपकी बनाई थी, लेकिन आपके जो नेता हैं वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जनता के साथ धोखा कर देते हैं। वो भी तो सच्चाई देखी है ना, वो छुपाई जा सकती है क्या? कैसे आप पर एक बार फिर से विश्वास कर ले? कैसे आप लोगों को एक बार फिर से चुन ले? क्यों विश्वास करे जनता मध्य प्रदेश की आप लोगों पर? नेहा जी, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो हम लोग के महाराष्ट्र में बंडखोर बोलते हैं उसको, ऐसे बंडखोर लोगों को जनता माकूल जवाब देती है और सही समय पे जवाब देती है। जब जनादेश का अपमान कोई करके और अब सत्ता के लालच में और पैसे के लालच में दूसरी पार्टियों में चला जाता है और जब भी जनता को मौका मिलता है तो वो इतना भारी बहुमत से जिताती है कि वहाँ पे तोड़ फोड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। कर्नाटका में वो साफ उदाहरण है जो देखने को मिलेगा आपको, और वही हम लोग दोहराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 230 सीटों में हम किसको दोहरा रहे हैं सर? वो तो वक्त बताएगा ना, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन विष्णुप्रिया जी दत्ती जो है वो बता चुका है, कर्नाटक में बता चुके हैं और मध्य प्रदेश में भी तमाम सर्वे जो आ रहे हैं, इनके इंटरनल सर्वेस भी है, वो सारे यही बता रहे हैं कि इनके मंत्रियों की जमानत तक जब्त होने जा रही है। 50% कमीशन वाली सरकार, जो कैग की रिपोर्ट भी कहती है कि 13 बड़े घोटाले हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना में मुर्दों को हॉस्पिटल में एडमिट करके सरकारी पैसा उतारने का काम किया गया है। वो सब जनता देख रही है और जनता समझ रही है कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पे बनी हुई है सरकार। भ्रष्टाचार में 50% तक लिप्त है। कोई भी काम करने जाइए 50% कमीशन पहले अलग कर दीजिए। तो जनता का हित कब करेंगे? ये तो खुद का हित करने बैठे है ना। तो कर्नाटक में सिखा दिया सबक, इसमें भी सिखाएंगे सबक। ठीक है विष्णुप्रिया जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए मध्य प्रदेश की खास तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं, एक एक करके हम तमाम राज्यों की बात करेंगे, लेकिन पहले मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। अब हम कहते हैं कि आखिरी मौका है इन नेताओं के पास, कमलनाथ के पास, दिग्विजय सिंह के पास और शिवराज सिंह के पास भी अपने आप को साबित करने का। कुछ ये साबित करेंगे कि देखिए हमने तो जी बहुत अच्छा काम किया, कुछ ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमें मौका मिला था लेकिन इन लोगों ने मौका छीन लिया और अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम बहुत बेहतर काम करेंगे। तो क्या लगता है कि ये बहुत तगड़ा सियासी दांव लगातार सभी पार्टियों की तरफ से खेला जा रहा है, लेकिन किसकी गोटी फिट बैठेगी ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आने वाला वक्त ही गवाह होगा। इस देखते हैं किसकी ऐतिहासिक जीत होती है, पर ये बहुत मायने रखेगा। कांग्रेस भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। देखिए अगर देखा जाए तो अभी सर जो बोल रहे थे, पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अभी चुनाव आने वाला है तो देखिए कितनी सारी, अभी हम लोग एक टर्म बहुत आजकल इस्तेमाल हो रहा है, फ्री बीज। तो देखिए कितना ज्यादा अभी यूथ के लिए करा जा रहा है, बिकॉज उन्हें अच्छे से पता है कि उनका बहुत बड़ा रोल वो लोग प्ले करने वाले हैं। उनके लिए नई नई चीजें आप
खूब मतलब नई नई स्कीम्स उनके लिए लेके आ रहे हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वहाँ बीजेपी भी बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। लेकिन देखिए बीजेपी का ना सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी भी वो जो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे जो जंग वो लोग छेड़े जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि ये एक सही तरीका है किसी भी चीज को करने का। किसी एक के चेहरे के पीछे आप कितना लड़ सकते हैं। और रही बात, अगर हम फिर से कांग्रेस पे आ जाए तो मुझे लगता है उसे, जैसे कि अभी ये बात चल रही है कि कौन कैसे कितना अपने आप को प्रूव कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी, जिसकी भी जीत होगी वो वही तय करेगा। लेकिन आपने कहा कि मोदी जी का चेहरा ही सामने लेके आना, यानी कि बाकी लोकल नेताओं को पीछे रखना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज तो हमने राजस्थान में भी देखी, मध्य प्रदेश में भी देखी, छत्तीसगढ़ में भी देखी, और तमाम और पहले राज्यों में जहां जहां पे चुनाव हुए, खासतौर पे कर्नाटक, उसमें भी देखी। राजलक्ष्मी जी, क्या वाकई ये एक बड़ा फैक्टर है और क्या लगता है कि इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ता है? देखिये, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, वहां प्रधानमंत्री का चेहरा सामने लाना या फिर विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री का जाना एक अलग बात है, लेकिन लोकल नेताओं को तरजीह ना देना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या लगता है वाकई दिक्कतें क्रिएट करती है या फिर जनता में एक अच्छी छाप नहीं छोड़ती? जी नेहा जी, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि लोकल जो लीडरशिप है उसको इग्नोर या पीछे रखा जा रहा है। बस यही बात है कि मोदी जी जो है वो स्टार कैंपेनर है और इस बात से बीजेपी बिल्कुल नहीं कतराती और वो इस बात का फायदा भी उठाते हैं और सही तरीके से उठाते हैं। और मोदी जी जो कनेक्ट कर सकते हैं जो लोगों के साथ में, वो तो कोई भी और लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी लीडर उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो बीजेपी क्यों पीछे हटे मोदी जी को स्टार कैंपेनर बनाने से? तो आपने अगर देखा होगा कि बीजेपी की सभी जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी चाहते हैं कैंपेनिंग के लिए, वो पूरी तरीके से जो है प्रयास करते हैं कि पूरी तरीके से हम सत्ता में वापस आए। तो वो कोई भी अगर समझे कि एक कहीं कोई जगह पे बाय इलेक्शन भी होगा तो भी वहाँ पे वो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं इस बात के लिए कि हम इसको इलेक्शन को जीतेंगे। तो उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज की यही एक उद्देश्य होनी चाहिए कि वो इलेक्शन को जीते, क्योंकि उनकी जो भी वो मैनिफेस्टो में होता है अगर उनको वो इम्प्लीमेंट करना है तो फिर उनको सत्ता में होना पड़ेगा। तो सत्ता में होने के बाद ही वो उनकी जो भी आइडियोलॉजी है जो भी है वो उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उसमें वो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा कि जो लोकल लीडरशिप है उसमें अगर आप देखते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी को चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया हुआ था। जब वो पहली बार जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले वो चेहरा नहीं थे। देवेंद्र फडणवीस जी भी चेहरा नहीं थे महाराष्ट्र में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके पहले वो भी मतलब उनके चेहरे पर नहीं लड़ी थी वो जो इलेक्शन है वो। उसके बाद जब उनको ऐसा लगा कि ये इस पदवी के लिए ये सक्षम है तो उस बार उनको उस हिसाब से उनको अनाउंस किया हुआ था और उन्होंने बखूबी निभाई। तो दोनों व्यक्तियों ने बखूबी निभाई है। ये जो उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उन्होंने निभाई। तो इसी तरीके से अभी भाजपा की मैं जो देख रही हूँ स्ट्रैटेजी ऐसी होती है कि वो जो जितने भी उम्मीदवार होंगे, जितने भी योग्य लोग होंगे उनमें से वो फिर बाद में जब मतलब ये कि आप ये कह रही हैं कि पहले ही तय नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। विष्णुप्रिया कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से। मुझे छोटी सी एक चीज बोली है, बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं तो जैसे आप भले सहमत हो सकती हैं इस चीज से, बट मुझे नहीं लगता कि एक चेहरे के पीछे ही उन्हें स्टार कैंपेनर बना के और चुनाव लड़ना हर जगह, मुझे नहीं लगता ये आगे के लिए बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, लेकिन देवेंद्र जी इसका तो खामियाजा आप लोगों ने भुगता ना। देखिए, अगर हम देखें कर्नाटक की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, इसका खामियाजा मध्य प्रदेश की भी बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आगे रखा जाता था, लेकिन जब हार मिल जाती है तो बोलते हैं ठीक है संगठन में कुछ कमियां रही होगी। लेकिन
जीत मिल जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर सहरा बांध दिया जाता है कि जीत का सहरा जिनके सर पे बंधा है, लेकिन हार तो नहीं होती उनकी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इसे लोकल नेताओं को पीछे रखने का खामियाजा ना कहें तो और क्या कहें? जी बहुत शानदार क्वेश्चन है और अच्छी बात निकल कर ये आई है कि विश्लेषण के तौर पर भी दोनों चीज निकल कर आई। मैं इस पर थोड़ा सा आपको जो प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष जो एक भ्रम फैलाता है पूरे देश, भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है, तो अगर मोदी जी की बात करो तो मोदी जी आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं है, आज विश्व का चेहरा है। पूरा विश्व उनका जिक्र करता है। G20 का आपने देखा, आज जो है पूरी दुनिया की तरफ थी। ये हमारे देश के लिए तो सर G20 की अध्यक्षता करने का तो नंबर आपका था, भारत का नंबर था तो आपने कर ली, तो इसके लिए उतना क्रेडिट लेने वाली कौन सी बात है? इसमें क्रेडिट क्यों लेती है भारतीय जनता पार्टी? भारत का नंबर था तो भारत ने अध्यक्षता कर ली उसकी। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी नहीं, सॉरी मैम, मोदी जी लेते हैं क्रेडिट, उसी को मिले। और ये लेने की बात नहीं है, क्रेडिट लिया नहीं जाता, दिया जाता है। ये भी आपको मैं थोड़ा सा आप तक पहुंचाता हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पर क्रेडिट का मतलब दिया जाना होता है, क्रेडिट जबरदस्ती लिया हुआ नहीं होता। और मोदी जी कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि किसी के क्रेडिट के मोहताज हो। मैंने जो आपको बात कही है वो देश के प्रधानमंत्री पर आया हूँ, उससे पहले आपने कटाक्ष मार दिया। देश के प्रधानमंत्री हम सब के प्रधानमंत्री हैं और देश के गवर्नर होने की बात कि आज जो विश्व की स्थिति है पूरी विश्व पर एक नजर डालेंगे तो उसमें मोदी जी कहीं खड़े पहली बार हुआ है 70 वर्षों का इतिहास है। और जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है कि चेहरे की, तो सिंगल चेहरा नहीं है, सिर्फ शानदार कैप्टनशिप है। उसके पास एक टीम खड़ी है। उसके बाद जैसे प्ले 11 की बात करते हैं क्रिकेट के टीम में, और एक अच्छे कैप्टन जो है वो आगे बढ़कर भूमिका निभाते हैं। उनके साथ जब प्लेयर खड़े होते हैं ना तो मैच को हाथों हाथ ले जाते हैं और उसको शानदार तरीके से विजय करते हैं। जैसे विश्व कप में आप देख रहे हैं भारत का, आज भारतीय जनता पार्टी के पास शानदार एक से एक बड़े नेता। योगी जी का कौन सा नाम था? है एक सर्वे आपने देखा था, बराबर मोदी जी के पसंद किया लोगों ने। और विश्व का सर्वे देखिए भारत के लिए, आप कैसे कहते हैं कि एक नाम के पीछे चल रहे हैं? कौन सी कमी है? गडकरी का नाम उठाकर देखिए कि विश्व में कौन से स्तर के नेता रहा, कितने तरीके के काम किए। क्या राजनाथ जी का छोटा नाम है? क्या और नेताओं की आप प्रदेश के उनकी बात कर रहे हैं? हमारे बराबर का नेता है किसी के पास जो ये बात करते हैं? वही सवाल है ना सर, बीजेपी में बहुत नेता हैं, बड़े बड़े कद के नेता हैं, लेकिन उनका कद सुन लीजिए ना सर, ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ मैं। सुनिए देवेंद्र जी, देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र जी, हाँ तो आप ऐसे कैसे कर रहे? नहीं, सवाल सुन लीजिए। सवाल इसलिए भी क्योंकि राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वसुंधरा राजे को मंच पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उनका नाम नहीं लिया जाता। ये पार्टी कुछ चीज होती है। हाँ। मैं कहता हूँ किसी तरह की अगर बात करें तो भारत में नंबर 1 की पार्टी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, इसको सबसे नंबर देना है। हाँ। ये टीम ये संगठन तय करता है। जबकि किसी पार्टी के पास कोई संगठन है, अगर आज बूथ स्तर तो संगठन किससे बनता है सर, ये बताइए ना। संगठन किससे बनता है ये बताइए ना मुझे। संगठन किससे बनता है? नेताओं से बनता है ना। आप जो अपनी बात रखिए, संगठन किससे बनता है सर? भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका, उसका परिणाम क्या है 5 राज्यों? नहीं, संगठन किससे बनता है बताइए। संगठन तो नेताओं से बनता है ना। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले संगठन बना लेते हैं। एक चीज और कह रहा हूँ मैं, आपको न्यायाधीश कार्यकर्ताओं से बनता है। हाँ। नेता तो संगठन में गिनती के होते हैं। हाँ। कार्यकर्ता जिस संगठन में है, काम करने वाले लोग, उन्हीं कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रही हूँ कि वो पीछे कतार में खड़े होते हैं, उन्हीं कार्यकर्ताओं की बात करूँ। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे। रत्नाकर जी अपनी बात भी रखिए और उसके बाद में सवाल पूछते हैं। आप पहले अपनी बात रख लीजिए। अभी ये शानदार नेताओं का फहरिस्त गिना रहे थे इनके पार्टियों के। देवेंद्र जी यही चैनल पे बैठकर कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के अलावा इनके पास प्रधानमंत्री का कौन दावेदार? ये कह सकते हैं क्या?
इनके पास सिर्फ 2 ही नेता हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। उन्होंने जो हुक्म जारी कर दिया, दिल्ली से फरमान जारी कर दिया, वो सबको मानना है। तो ये फेरिस्त जो है गिनाने का काम जो है आप नहीं करें तो अच्छा है। और दूसरा ये कह रहे थे कि नंबर 1 पार्टी है। अरे जिस पार्टी में 1/4 सांसद आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, जिस पार्टी में बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हैं, जिस पार्टी में चिन्मयानंद जैसे लोग हैं, जिस पार्टी में कुलदीप सिंघल जैसे लोग हैं, उस पार्टी को वो नंबर 1 पार्टी कहते हैं। ये कह रहे थे कि मोदी जी का चेहरा जो है सबसे अलग है, उस चेहरे पे हम लोग जीत हासिल करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछा इनसे कि 2014 के बाद तो बहुत सारे चुनाव भी हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल, उनमें भी मोदी जी का चेहरे को तो प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन करारी शिकस्त मिली। उसका जवाब नहीं है इनके पास। ये सिर्फ बताने की कवायद में लगे हैं कि मोदी जी का चेहरा सबसे अच्छा है, और इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है नया जी। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, इनके ही आरएसएस का मुखपत्र ऑब्जर्वर ये कहता है कि 2024 का चुनाव जो है हम मोदी जी के चेहरे पे अगर लड़ेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। इस बात को इस सच्चाई को ये स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते, उसका कारण यही है, इनके पास मोदी जी के अलावा कोई चेहरा है ही नहीं जिसके चेहरे पे ये कहीं पे भी चुनाव लड़ सके। हम तो आज 5 राज्यों का जहाँ पे चुनाव है, हमारे मुख्यमंत्री जहाँ पे हैं, उन मुख्यमंत्रियों के चेहरे पे हम आगामी चुनाव जो है विधानसभा का लड़ रहे हैं। ये बता दें, यही पे देवेंद्र जी ये बता दें, राजस्थान में आपकी सरकार है सर, राजस्थान में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी कुछ वक्त आपने शासन किया हाल ही में, लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि आप अपनी उपलब्धियों को नहीं बल्कि जातिगत जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं? मैं आऊंगी इस पे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। बहुत ही छोटे ब्रेक के लिए आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात दरअसल चुनावी राज्यों की हो रही है। और ऐसे में रत्नाकर सिंह जी, ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता है इनके पास, भ्रष्टाचारी पार्टी है और भ्रष्टाचार बहुत सारे किए हैं इन लोगों ने, कोरोना काल को भी नहीं छोड़ा। तो सर भ्रष्टाचार का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि भ्रष्टाचारी पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कोई पार्टी से अछूती है क्या? अपनी ही पार्टी में देख लीजिए। देखिए नेहा जी, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है और विपक्ष का ये दायित्व है कि वो जो सत्ता में तो कहीं तो है ना, आप देश में कई सत्ता में नहीं है आप। जी बोलूं मैं कंप्लीट बोलिए जी। मैं वही कह रहा था कि हमेशा से जो है ना सत्ता पक्ष से सवाल पूछा जाता है और विपक्ष का ये दायित्व होता है कि सत्ता पक्ष में जो लोग सत्ता शासन में बैठे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो विपक्ष जरूर उन भ्रष्टाचारियों का और उसका जरूर जनता के बीच में लेकर जाएगी और कहेगी कि देखिए आपने जिस जनमानस ने इनको चुना और जिस आशा से चुना वो आपकी आशा पे खरा नहीं उतर रहे। मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूं अगर, तो 220 महीने में तकरीबन 220 घोटाले हमने गिनाए हैं इनको मध्य प्रदेश में, और इस तरह से बड़े बड़े घोटाले हुए हैं नेहा जी, जहाँ पे 251 करोड़ में महज 1 किलोमीटर, द्वारका एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं मैं, द्वारका एक्सप्रेसवे में महज 1 किलोमीटर में 251 करोड़ रुपए ये लोगों ने खर्चा किए हैं। अब बताइए, कैग की रिपोर्ट आई है, 13 बड़े बड़े घोटाले उजागर किए हैं, कैग ने क्यों नहीं जांच करा रहे हैं ये उन लोगों के ऊपर जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या सारा जांच जो है विपक्षी नेताओं पर ही कराएंगे? 95% आंकड़ा बता देता हूं मैं, 95% जो है ईडी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जो है वो विपक्षी नेताओं पर ही सर्व किया जा रहा है। सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में है, इनके पास सारे वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरे हो जाते हैं। ठीक है, देवेंद्र जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आगे राजलक्ष्मी जी का रुख करती हूँ। देखिए नेहा जी, जिस तरह से हमारे मित्र बात कर रहे हैं उसमें सच होना भी जरूरी है, और ये आपके चैनल के माध्यम से पूरी जितनी भी हमारी पूरी इंडिया की मीडिया है सबकी बात कर रहा हूँ कि देश के जो है माननीय मंत्री गडकरी जी ने स्वयं उसका जो है समीक्षा करने के बाद वो चीज क्लियर हुई थी कि टेंडर में कहां से कहां क्या दिक्कत आई, द्वारिका की जहां भी बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिस्ट की बात करते हो तो इतिहास गवाह है इस बात का कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड में इतने घोटाले कहीं नहीं हुए
जितने 60 वर्षों में कांग्रेस काल में हुए, और आज भी जो कितने घोटालों का खुलासा कर दिया आपने? अगर मैं गिनाने लगूं तो डिबेट कम पड़ जाए। तो बताइए ना, एक उंगली उठाते कितने घोटालों का खुलासा कर दिया आपने? बढ़िया रहेगा, साबित कर पाए, क्योंकि घोटाला में तो भारत हासिल है आपको। वो कह रहे कितने साबित कर पाए, बताइए ना देवेंद्र जी। हवाई बातें मत करिए ना सर। फलाना कोयला कितने घोटाले 2G में क्या हुआ था 2G में? सिर्फ जमानत जो ईडी और सीबीआई से हंसते फिर रहे हैं, घोटालों की लहरवादी है। एक पारिवारिक पार्टी थी, परिवार की पार्टी थी, और नोट इकट्ठा करने का काम किया था, उसका परिणाम ये। और 2024 में असली परिणाम आपके सामने आ जाएगा, कौन घोटालाबाज है और कौन देश के लिए काम कर रहा है। नहीं 2024 में क्या होगा वो सभी के सामने आएगा, सभी के सामने आएगा। मुख्यमंत्री दूसरे नंबर के नेता है, साबित कर दीजिए। नहीं, ये तो कह रहे हैं आपने कोरोना काल को नहीं छोड़ा देवेंद्र जी। ये लोग तो कह रहे हैं आपने कोरोना काल को नहीं छोड़ा, उसमें भी घोटाले करने से बाज नहीं आए आप लोग। देखिए, और जनता ने सब देखा है। आपसे अच्छा कौन जानता होगा? WHO की रिपोर्ट है कि भारत ने स्वयं के साथ अपने पड़ोसी देशों से लेकर पूरे विदेशों में जो कोरोना काल में किया, पूरी दुनिया में उसका प्रभाव आना। आज भारत की जो स्थिति है, भारत को जो सम्मान इसमें बढ़ा है, वो कोरोना काल की वजह से बढ़ा है। वो वैश्विक महामारी में जब कोरोना काल में अमृत का काम वैक्सीन कर रही थी, तो इनके नेताओं ने वैक्सीन शुरू होने का काम किया। 6 करोड़ वैक्सीन सड़कों पर छिटवाई, और ये समाजवादी का इनका जो नेता है, इनका साथी अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन मैं मेरा पता नहीं लगवाएंगे, लेकिन इन लोगों ने सबने लगवाई। सोनिया जी के भी लगी, राहुल जी के लगी, लेकिन 6 करोड़ वैक्सीन खड्डे में गिरवाई। और ऑस्ट्रेलिया का सांसदों का उत्तर प्रदेश में आकर बोलता है, और निकाले कहीं से चेक कर लीजिए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, जिसने 24 करोड़ की आबादी को इस तरह से संभाला। और ये जो बैठे हैं उनके साथ में 2 करोड़ की आबादी है, इनके मिलते जुलते लोगों के जो है ना, छोटे छोटे से प्रदेश छोड़कर भाग गए। ठीक है, लेकिन सर अब तो विधानसभा चुनाव है ना, ये लोकसभा चुनाव नहीं है। इस चीज से निकलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, समझना होगा। नहीं ठीक है, झूठ बोलते हैं, यही परिणाम होता है कि जनता इनको नकारती है, बार बार नकारती है। ये देश के प्रधानमंत्री को बार बार इंगित करते हैं, चाहे वो राफेल से लेकर कहीं तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अरे सर फिर राफेल पे आ जाते हैं, बालाकोट पे चले जाते हैं, धारा 370 पे चले जाते हैं, राम मंदिर पे चले जाते हैं, नहीं जाना ना हमने। लोकल मुद्दों की बात करिए ना, अब विधानसभा चुनाव है, लोकल मुद्दों पे आ जाइए। फिर बात प्रधानमंत्री पर चले जाते हैं, करिए ना शिवराज सिंह चौहान की बात, करिए ना वसुंधरा राजे की बात, करिए आप छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की बात, वहाँ नहीं बात करेंगे ना सर। बात जब लोकल मुद्दों की होती है तो आप बालाकोट पे चले जाते हैं, आप धारा 370 पे चले जाते हैं, मत जाइए ना सर वहाँ पर, लोकल मुद्दों की बात करिए ना। फिर कोरोना काल पर ठीक है, हम नहीं देखेंगे बात, हमारे सामने वो आगे जेल जाएगा, चाहे वो कोई बात हो। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से अपनी बात रखिए 10 सेकंड में, जल्दी से। ठीक है, किसी भारतीय जनता पार्टी के पास आपके सबूत है तो लेकर आइए। यह कोई काम नहीं है, यह ईडी और सीबीआई उसी दिन से काम करिए। ठीक है, अलग ट्रैक पे जा रहे हैं ना सर, अलग ट्रैक पे नहीं जाना हमने। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में, फिर मैं आगे गेस करती हूँ जल्दी से। एक IMF का आंकड़ा आया था नेहा जी, कोरोना पे ही आंकड़ा आया था। मैं अपने बड़े भाई थोड़ा एग्रेसिव हो गए। इन्होंने कितनी डिबेट की होंगी, कोरोना की डिबेट का मैं भी हिस्सा था, आप भी थे। सम्मान की जरूरत पड़ती थी, क्या देश का सम्मान कोरोना में गिरा कहीं? देवेंद्र जी आपने अंग्रेज के साथ क्या हो रहा है? ठीक है देवेंद्र जी, अब थोड़ा सा सुनिए। ठीक है मुझे समय दिया है तो थोड़ा सा मैं देवेंद्र जी सुन लेते हैं। कब तक बचाओगे अपने आपको? ईमानदारी की बात अपने से बोलिएगा।
सुन लेते हैं सर, धैर्य रखिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, देवेंद्र जी देखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। नेहा जी देवेंद्र जी बहुत अच्छे मंच के वक्ता हैं। मैंने मंचों पे भी इनको बहुत सुना है। तो शायद ये जब हम डिबेट होता है तो शायद ये भूल जाते हैं कि हम तार्किक जो है बातें करेंगे यहाँ पे और लॉजिकल तथ्य रखेंगे। मैं तो एक IMF का आंकड़ा बता देता हूँ, कोरोना की बात कर रहे हैं आपको कोई भी, ये तो बहुत ज्यादा रोकती है। ठीक है, चलिए चलिए। मुझे नहीं बोलने देंगी है। अगर मैं कोई भी चीज सबके साथ नहीं बोलूंगा तो मतलब कभी नहीं बोलने देंगी है। मुझे पता है इसलिए मैं सबके साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक। आपको लग रहा है मैं सारी चीज सबके साथ बोल रहा हूँ। विशेषज्ञ के तौर पर दो ऐसे व्यक्ति है, वो भी नहीं करते। ठीक, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लीजिए। हम लोग चूंकि पार्टी की विचारधारा से चलते हैं और पार्टी की बातों को रखने में विश्वास करते हैं किसी भी टीवी डिबेट में। मैं आपकी बातों पे एक जो है सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि कोरोना काल में बहुत एक उम्दा काम किया गया। इसका आंकड़ा मैं बता देता हूं कि IMF ने एक आंकड़ा जारी किया था और उसमें से उस आंकड़े के आधार पर यह कहा गया कि पूरे विश्व में 100% लोगों जो कोरोना में इफेक्टेड हैं, पूरे जितने भी हुए रहेंगे 100% में, उसमें से 80% जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में हुए हैं, जिसकी वजह से गरीबी रेखा के नीचे 27 करोड़ जनता जो है हमारी आ गई और उसकी वजह से भारत की सरकार को मुफ्त में राशन भी देने की नौबत आई। इतने बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी हमारे। लेकिन सर भारत उससे कैसे निकला? उसके बाद 2019 का चुनाव भी हुआ, लोकसभा चुनाव, और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए। अब हम कोरोना काल की बात से आगे निकलते हैं ना सर। झूठे राष्ट्रवाद के मुद्दे आ गए ना। हाँ। मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं नेहा जी, और ये हमारे देश को कहते हैं कि हमने सुविधा संपन्न बना दिया, बहुत सारी चीजें कर दी। कुछ दिन पहले ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उसमें जो हम पहले 107वें नंबर पे थे, 121 नंबर में 107वें नंबर पे हमारा देश था, उसमें और हम 4 पायदान खिसक के आ गए हैं। अब हमारा स्थान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पे हो गया है। तो हम देश की जनता को भूखमरी से निकाल रहे हैं कि और भूखमरी के चपेट में लेके जा रहे हैं? इस आंकड़े पे जरा सफाई दे देंगे देवेंद्र जी, यहाँ पे बैठे हैं। निश्चित रूप से देखिए, इंडिया शाइनिंग का नारा इन लोगों ने 2004 में भी लगाया था और जो झूठे बुनियाद पे झूठा विकास दिखाने का काम किया था, उस समय भी महंगाई बहुत बढ़ गई थी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई कद्दावर नेता देश में नहीं था, ऐसा ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे। 2004 का इंडिया शाइनिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन हुआ क्या? जब चुनाव आया तो इसी जनता ने इनको हराया और इनको आईना दिखाया कि देखिए आप जो कहते हैं वो सही नहीं है। आज भी जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है। आप गरीबों की बात तो प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा शासन तो आपने ही किया है सत्ता में, तब आपने खत्म कर पाए, तो क्या आप चाहते हैं कि 10 साल में सब कुछ सही हो जाए? क्या ऐसे नहीं होता ना। राजलक्ष्मी जी देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 3 राज्यों में खास तौर पे कितने कांटे की टक्कर आप देखती हैं दोनों पार्टियों के बीच? जी देखिए, वो तीनों क्षेत्रों में ऐसा है कि जो रूलिंग पार्टी है, जैसे अभी समझिए कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में दोनों जगह पे वो क्या कर रहे हैं कि जो कर्नाटक में जो उन्होंने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई थी उसी को वो रिपीट कर रहे हैं। जो ये जो उन्होंने OPS हो या जो गारंटीज हो, ये जो राशि दे रहे हैं, वो फ्रीबीज की जो जिक्र की थी विष्णुप्रिया जी ने, तो उसी को वो रिपीट कर रहे हैं और वो उसी पर मतलब उनका स्ट्रैटेजी वो है और उसी को वो एक जैसे एक OBC का भी एक कार्ड वो लेके बैठे हैं और वो चाहते हैं कि उसी के हिसाब से वो चले। और उन्होंने वो दोनों जगह पे जैसे कांग्रेस ने क्या किया है कि एक मतलब उनकी पार्टी को एकत्रित दिखाने के लिए उन्होंने एक चेहरा भी घोषित कर दिया है, जबकि बात यह है कि उनमें भी एक अंदरूनी जो क्लेश है वो तो है। वो आपको भी पता है, राजस्थान में भी ये पायलट जी अभी भी संतुष्ट तो है नहीं, लेकिन वो कुछ कारणों से वो चुप्पी उन्होंने साधी हुई है। तो वो लेकिन
बाहर निकलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं निकलेगा लगेगा। जैसे कर्नाटका में भी इलेक्शन के बाद ही इतना बड़ा जो तमाशा हुआ, जो दोनों जो उम्मीदवार थे, जो डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी, तो वही एक सिचुएशन राजस्थान में भी हो सकता है अगर कांग्रेस वापस आती है तो। और लेकिन उन्होंने अभी आज तो एक यूनाइटेड एक फेस दिखाया हुआ है, लेकिन बीजेपी ने क्या किया हुआ है कि सभी जगह पे वो एक ही चेहरा, एक ही पार्टी के नाम से ये जो इलेक्शन कैंपेन चला रही है। अभी मुझे ये एक चेहरा, ये जो इस पर जो एक टिप्पणी की थी हमारे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने, तो उस पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसे ही एक चीज कहनी थी कि एक चेहरे के ऊपर, वो भी प्रधानमंत्री के नाम से, इनको इतनी ऑब्जेक्शन क्यों है? क्या इसीलिए कि कांग्रेस में इनके पास 3 चेहरे हैं? कांग्रेस में इनके पास 3 चेहरे हैं, वो 3 के अलावा और कोई चौथा, पांचवा, छठा चेहरा इनके पास है ही नहीं। 3 चेहरे हैं इनके पास में। तो इनको, लेकिन अभी भाजपा में वो एक चेहरे के अलावा भी और भी कोई भी प्रत्याशी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि निरंतर मोदी जी ही वहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन सभी अभी जैसे भाजपा में सभी चाहते हैं कि जितना ज्यादा वक्त हो मोदी जी संभाले, क्योंकि सभी पूरे आप देखते हैं कि देश भर में और विदेश में भी वो काफी ठीक है। रत्नाकर जी जवाब देना चाहते हैं आपको। ठीक है रत्नाकर जी, मैं आ रही हूँ। राजलक्ष्मी जी आ रही हूँ। एक और बात, हाँ जल्दी से। एक और बात, जब इलेक्शन कैंपेन होती है तो ये सारे पार्टियां कहते हैं कि मोदी जी क्यों सामने रहते हैं, और जब पार्लियामेंट में या कहीं और कोई भी विषय पर जब और मंत्री और सदस्य आकर कोई भी विषय पर वो जब स्पष्टीकरण करते हैं तब वो कहते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं बात करते। तो ये जो मतलब ये एक दोहरापन है, ये हिपोक्रेसी आप कहिए, कि वहां पर वो चाहते हैं कि और बाकी सारे लोग बैकग्राउंड में रहे, वो चुप्पी साधे और केवल मोदी जी बात करें, जबकि वो सारे जो और भी वरिष्ठ नेता हैं वो खुल के आगे आके जो बात करेंगे, तब वो चाहते हैं कि वो सारे बैकग्राउंड में रहें और मोदी जी सामने आकर वो एक अकेला व्यक्ति ये सारी विषय पर बात करें। ठीक है रत्नाकर जी, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए आप। वो चुप्पी साधते। ठीक है, तो ये मतलब दोहरा मापदंड है उनका। जी, आप जो कह रही है कि 3 चेहरे की बात, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 3 चेहरे की बात को छोड़िए, पिछले 3 दशक से गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति न प्रधानमंत्री बना है, न मुख्यमंत्री बना है, न कोई भी संवैधानिक पद पे रहा है। तो हम लोग तो संगठन की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति करते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं। और आज भी हमारा जो अध्यक्ष है वो दलित है। इससे पहले भी हमने जो प्रधानमंत्री बनाया वो मनमोहन सिंह को बनाया। तो ये सारी चीजें पिछले 3 दशक हो गए मैडम, 3 दशक से बनाया है। और हमने सवाल तो देखिए तब भी उठते थे, रिमोट वाले प्रधानमंत्री कहे जाते थे, मनमोहन सिंह कहा जाता था। बीजेपी उस समय मजबूरी में बनाया। विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, विपक्ष का काम है। तो और हम कोई प्रधानमंत्री जी से हमें कोई डर नहीं है, और हम प्रधानमंत्री जी की बातों को प्रधानमंत्री जी को बहुत डर हो गया। आप हमेशा मोदी जी पर बात को पूरी कर लेता हूँ, मैं आपके बीच में बोला है, थोड़ा सा मैं पूरी करूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी रैली में जाते, चाहे राजस्थान में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, छत्तीसगढ़ में जाए, तो वहां पे उन्होंने क्या किया है वो उपलब्धियों को गिनाने की जरूरत होती है। तो जनता से आप वोट मांगने जाएंगे तो बताएंगे ना कि हम जो है हमने ये किया है, हमने वो किया है, तो सारी चीजों गिनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी 51 मिनट के अपने भाषण में 43 बार कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं। और यही प्रधानमंत्री जी राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ लाल, पीली, नीली, हरी, गुलाबी। सर, आपने भी 1 घंटे के डिबेट में 50 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा है। पूछिए, मैं सुन नहीं पाया। मैं कह रही हूँ 50 मिनट की डिबेट में आपने भी 50 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा है। तो अब काम है राजनीतिक पार्टियों का, आप अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। विष्णुप्रिया जी, मैं आ रही हूँ। अब देखिए, ये चीज सही है
ये चीज फैक्ट है, जनता देख रही है, हमारे पैनलिस्ट भी देख रहे हैं। आपका काम है बोलने का, उनका काम है बोलने का, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया था, मैं उस बात को आगे बढ़ाती हूँ। अभी इन्होंने कहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास के सांसदों नेताओं का टोटा हो गया है। विष्णुप्रिया, मैं सवाल आपसे है कि क्या वजह और ये फॉर्मूला कितना आपको लगता है सटीक बैठेगा? क्योंकि यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में अपना रही है, राजस्थान में भी बताया जा रहा है कि यही अपनाया जाएगा कि सांसदों को टिकट दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीता जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला क्या लगता है आपको कि बेहतर साबित हो सकता है इनके लिए, या फिर लगता है कि नहीं, नेताओं का टोटा है और कोई जिताऊ उम्मीदवार इनको लग नहीं रहा, इसलिए सांसदों पे दांव खेल रहे हैं? देखिए, सबकी अपनी अपनी रणनीतियां होती हैं। अब उन्होंने ये डिसाइड कर ही लिए तो क्या ही बोल सकते हैं, कुछ सोच समझ के किया होगा। भारतीय जनता पार्टी भी देखिए इतने टाइम से सत्ता में है और ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, काफी अच्छे काम भी करे हैं। बट ये जो अभी जंग छिड़ी हुई है ये 5 जगहों पे, तो इसमें मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों को अपने कदम बहुत फूक फूक के रखने होंगे, क्योंकि एक गलती, क्योंकि उसी की ताक में है, मैं सिर्फ इन दोनों पार्टीज की बात नहीं करूंगी और भी, तो इनमें से किसी ने भी अगर एक जरा सी भी गलती या एक जरा सी भी इनसे चूक हुई, वहीं वो हार के तरफ उनका एक कदम बढ़ जाएगा। और मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी अभी वसुंधरा राजे जी के लिए, जो अभी आपने देखा होगा, मुझे नहीं पता बट बहुत वायरल हो रहा है कि वो बड़ा खुलासा करेंगी और काफ़ी वो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उनका नाम नहीं आया था। और बीजेपी से मेरा छोटा सा सवाल है, वो तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना ज़्यादा आजकल बढ़ के बोल रहे हैं, आजकल क्या उनके अपने मैनिफेस्टो में भी था वुमेन्स के लिए, तो वो इतना बोलते हैं, बट ऐसा क्यों फिर हुआ कि वसुंधरा राजे जी खुश क्यों नहीं लग रही हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है आपसे मेरा। देवेंद्र जी, एक बार दोहरा ये कह रहे हैं कि वसुंधरा, आप लोग तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम बातें करते हैं, कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल हमने जी पास करा दिया, हमारी तो सरकार जो महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ कर आती है, हम तो हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कह रहे वसुंधरा राजे को तो आप पीछे करे जा रहे हैं, मुझे वो तो मंच में भी पीछे ही दिखाई देती है, मुझे लगता है बोलने का मौका नहीं दिया जाता। एक और चीज मुझे लगता है कि बीजेपी ना हर चीज मुझे लगता है थोड़ा टाइम लेके करती है। तभी देखिए वुमेन रिजर्वेशन बिल भी ले आए, बट उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ 2029 में होगा। तो मुझे लगता है ये बहुत धीरे धीरे करना चाहते हैं। क्या ऐसा ही है क्या सर? देखिए सुपंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बड़ा गहन क्वेश्चन भी आया। मैं एक चीज और कहूंगा कि वसुंधरा जी का नाम बड़ा चर्चा में है और कई बार विपक्ष को भी यही दिक्कत है कि उनका नाम पीछे किया जा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है, अपना काम करने का तरीका होता है कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो सिंह का जो शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हटता। अब वसुंधरा जी तो हल्के में ले रहे हैं लोग। अब मैं तो ये कह रहा हूँ, चुनाव होने दीजिए, ज्यादा बड़ी बात करने से क्या होगा, आप देखिए क्या क्या होता है। जहाँ सोचते नहीं वहाँ हम काम कर देते हैं। तो कोई पीछे नहीं है, बहुत शानदार तरीके से जिसकी जहाँ भूमिका है सिर्फ उसे सहज करना, जिसका जो काम है उससे काम लेना। ये संगठन का काम है, ये पार्टी संगठन का काम है। हमारा जो संगठन है वो बड़ा गहन और गंभीर संगठन है। आजकल का एक चीज का जो है रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड कर उनकी तैयारी कर किसका काम क्या है, नेताओं से भी काम लेते हैं। हमारे पास सांसदों की संख्या अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। आप जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूती प्रदान करती है, कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने की कोशिश करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनावी तैयारियां आपसे बेहतर किसी की नहीं होती। लेकिन चुनाव कौन जीतता है और जनता किस पर विश्वास करेगी, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।